तो यहाँ पे हम PIB को नया लॉन्च कर रहे हैं। इस पूरे साल की PIB मैं फटाफट से कंप्लीट करा दूंगी। फिलहाल ये अगस्त से शुरू कर रही हूँ, पीछे की तरफ जाऊंगी बिकॉज लेटेस्ट इंसान को जल्दी अच्छा लगता है। तो इसे हम लोग बुलेट पॉइंट्स में समझेंगे आसानी से। बस आपको एक रिवीजन के लिए एक पता होना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है अगस्त का। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है 100th ईयर ऑफ मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1.25 साल हो गया है मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल का। अब उसको आगे समझने से पहले हम अनअकैडमी के कुछ बैचेस के बारे में जान लेते हैं। इनके बैचेस 2021, 22, 23 के एस्पिरेंट्स के लिए हैं, जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। आप इनके बैचेस को अवेल कर सकते हो, चाहे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। पूरा शेड्यूल आपको एडवांस में मिल जाएगा। जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका शेड्यूल, उनके आर्ट्स, सब कुछ बायलिंगुअल और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। और 1 सितंबर से इनका लेटेस्ट बैच जो आ रहा है उसे आप सिर्फ IAS का कोड यूज़ करके डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। 360 डिग्री कवरेज बैचेस होने के साथ साथ इन्होंने एक रेज योर हैंड का ऑप्शन दिया है, जिसमें आप लेक्चर के बीच में आराम से पूछ सकते हैं अपने एजुकेटर से अपने डाउट्स को। यहाँ पे आइकॉनिक और प्लस दोनों की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जो भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है अनअकैडमी, तो उसमें भी अगर आप मेरा कोड सिर्फ IAS यूज़ करेंगे तो डिस्काउंट पा पाएंगे। बाकी ये एक्सपर्ट की लिखी हुई बुक्स जो बहुत अच्छी हैं, जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री आपको मिल जाएंगे। उसके साथ यहाँ पे प्राइजेस दिए हैं प्लस के और आइकॉनिक के, आप जो से चाहते हैं वो अवेल कर सकते हैं। बैकवर्ड टॉपिक 100th ईयर हो गया है मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल का। अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। तो देखिए यहाँ पे 1.25 साल मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल का हुआ। इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। देखिए मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको इनॉग्रेट किया गया था 1921 में। दिन था 12 जनवरी का, डेट थी 12 जनवरी 1921। और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो है वो सेटअप किया गया था। अब देखिए फर्स्ट इलेक्टेड लेजिस्लेचर थे ना स्टेट के अंदर, जिसे हम लोग मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे। इसका एस्टैब्लिशमेंट मैंने आपको बता दिया, जिसके तहत हुआ वो भी बता दिया। टर्म कितने साल का था? इसका टर्म था उस समय 3 साल का। इसके अंदर 132 मेंबर्स थे, जिसमें कि 34 जो है इन्हें गवर्नर ने नॉमिनेट किया था और बाकियों को इलेक्ट किया गया था। तो ये सब इसकी बातें थी। और ये आप कह सकते हो जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था ना 1861 का, इसका ओरिजिन वहाँ से निकला है। तब इसको एडवाइजरी बॉडी के तौर पे सेटअप किया गया था, एक कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के जो है ऑब्टेन करी गई थी, है ना, एडवाइस करने के लिए, असिस्टेंस देने के लिए। और इंडियन काउंसिल एक्ट जो हमारा 1892 का था ना, उसने इस काउंसिल का काम और बढ़ाया। उसके बाद आप जानते हैं मॉडल एलिमेंटरी रिफॉर्म्स आए, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 हम लोग बोलते हैं। और इसने ही ऑफिशियल इंट्रोड्यूस करा एक ऐसा तरीका जिससे मेंबर्स को काउंसिल के अंदर इलेक्ट कर सकते थे। दो इट डिड नॉट प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे, बट हाँ इलेक्ट कर सकते थे। देखिए ये मैं आपको ना एक बुलेट पॉइंट समझा रही हूँ, एक ऐसा तरीका जिससे आप बहुत ही मज़े से इंटरेस्टिंग तरीके से इन सारे पॉइंट्स को समझ भी लोगे और उसके साथ सॉल्व भी कर लोगे अगर आपके माइंड में आता है ना। तो मेन चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा पीछे मत पड़िएगा, बस इसको सुनिएगा ज़रूर एक बार। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, आप जानते हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की रिकमेंडेशन पे सरकार ने यहाँ पे 1919 एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था उसके तहत यहाँ पे इसको जो है लेकर आए। इस एक्ट ने कहा कि भाई अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और ज़्यादा बड़ी करी जाए, स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, ठीक है। और अप्रैल 1921 की बात है जब मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक लेजिस्लेशन अडॉप्ट करा कि अब वोटिंग राइट्स हम औरतों को भी देंगे। उसके बाद 1968 में काउंसिल का नेम बदल के तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल रख दिया गया, क्योंकि उस समय ही मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु रखा गया था। फिर 1986 की बात है जब लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म कर दिया गया, एंड तब से
तमिलनाडु जो है एक यूनिकेमरल, मतलब एक होता है ना बाईकेमरल, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन अब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। तो ये हमने बात करी 100th ईयर ऑफ मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल की। नेक्स्ट है मुस्लिम विमेन राइट्स डे। कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले समझते हैं। देखिए, मुस्लिम विमेन राइट्स डे को ऑब्जर्व करा गया है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा पूरे देश के अंदर। ये है इसका कॉन्टेक्स्ट। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, ट्रिपल तलाक का तो हमने और आपने सबने सुना है। तो ट्रिपल तलाक ये ऐसा तरीका होता है जो कि शरिया लॉ के अंदर आता है। एक इस्लामिक लॉ है शरिया लॉ, अभी आपने काफ़ी सुना होगा जब अफगानिस्तान वाला इशू हुआ था। तो इस शरिया लॉ के अंदर आता है जब हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे सकता है 3 बार तलाक कह के कि भाई तलाक तलाक तलाक, ओरली कह दिया तलाक हो गया। यहाँ पे 3 तरह के डाइवोर्स होते हैं इस्लामिक लॉ के अंदर। एक होता है एहसान, एक होता है हसन, और एक होता है तलाक बिद्दत, मतलब ट्रिपल तलाक। तो जो मैंने स्टार्टिंग के 2 बताए, एहसान और हसन, ये ऐसे हैं जो रिवोकेबल हैं, मतलब एक बार आपने कर भी दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये हो सकता है ख़त्म कर दें। लेकिन जो आखिरी वाला है ट्रिपल तलाक, ये इर्रिवोकेबल है, एक बार बोल दिया तो मैरिज ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद इस लॉ के तहत वाइफ जो है वो डिवोर्स नहीं कर सकती हस्बैंड को ट्रिपल तलाक बोल करके, ठीक है, वाइफ्स नहीं कर सकती। और औरतों को जो है वो कोर्ट वगैरह जाना पड़ता है डाइवोर्स वगैरह देने के लिए हस्बैंड को, इस मुस्लिम पर्सनल लॉ शरियात के हिसाब से। अब देखिए, जो एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, ये एक्ट को जो है पास किया गया था टू मेक प्रोविजंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ शरिया या फिर इस्लामिक पर्सनल लॉ टू मुस्लिम्स इन इंडिया। देखो, लॉ को एक सोशल मैल प्रैक्टिस बताया गया, कहा गया एक क्रिमिनल ऑफेंस है, इसमें न जाने कितनों की जिंदगी खराब होती है। मुस्लिम औरतें जो हैं उनको इससे बहुत फ़ायदा मिला, जैसे भाई मुद्रा योजना, जन धन योजना, स्टैंड अप, पोषण अभियान। अब इससे देखिए सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है मुस्लिम औरतों का हमारे देश के अंदर। लॉ अगेंस्ट था ट्रिपल तलाक के, इसने कहा कि भाई एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, एक रिफॉर्म के तौर पे आया जिससे मुस्लिम औरतों को भी अब अच्छे रिजल्ट मिले, कि ऐसे तो उनकी ज़िंदगी 2 मिनट में बर्बाद हो जाती। अब कुछ पॉइंट्स आपको और बताना चाहती हूँ। ऐसे प्रोविज़न जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट मैरिज एक्ट 2019 में है, एक्ट में क्या है कि सारे जो डिक्लेरेशन है ना ये तलाक के, चाहे वो लिख के हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, ये सब कुछ वॉइड है, मतलब लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल नहीं होगा, इलीगल चीज़ है। और एक मुस्लिम औरत जो है जिसके अगेंस्ट तलाक डिक्लेयर करा गया है, ये अलाउंस वगैरह पा सकती है अपने हस्बैंड से, खुद के लिए भी और अपने डिपेंडेंट बच्चे के लिए भी। ऐसे कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद समझिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात समझिए। देखिए, ट्रिपल तलाक जो है उसको वायलेटिव आर्टिकल नंबर 14 के तहत करा गया, मतलब राइट टू इक्वालिटी के तहत। और सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे लिया शाह बानो केस से, जो 1986 का था, उससे लिया टू शयारा बानो केस जो कि आपका 2017 का था। ठीक है। आर्टिकल नंबर 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गारंटी करता है कि हर रिलीजन को अपना फ्रीडम है, आज़ादी है कि वो जैसे चाहे वैसे प्रैक्टिस करे अपने रिलीजन को। तो सारे फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से ये सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन है एंड कोई रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट नहीं करता। ठीक है, ऐसी कोई रिलीजियस प्रैक्टिस को आर्टिकल 25 नहीं प्रोटेक्ट करता जो नेगेटिव इफेक्ट डाले किसी भी सिटीजन के वेलफेयर पर। उसके साथ आर्टिकल नंबर 25 जो है इसे ओवर रिडन करा गया आर्टिकल नंबर 14 के साथ कि भाई राइट टू इक्वालिटी तो है ही है, और जो ये ट्रिपल तलाक है राइट टू इक्वालिटी मुस्लिम औरतों का छीनता है। ठीक है, इतनी बात हमने यहाँ पे समझी। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, दो नए और बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए फॉलो करें मुझे अनअकैडमी पे भी और यहाँ भी। थैंक यू सो मच।